ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब स्टूडियो में हैं। कोहली साहब चलते हैं दिल्ली। एक सवाल अनिल गुप्ता जी का आया हुआ है, फोन लाइन पर बने ही हुए हैं। तो अनिल गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण साहब जी। नमस्कार। और कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। सर मैं आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जी। तो मुझे लास्ट 12 इयर्स का कोई एरियर आया था। एरियर आने के बाद उन्होंने क्या है, वन गो में ही पूरा टैक्स काट लिया। 18.5 लाख रुपए करीब हमारे टैक्स काटा है उन्होंने। तो जो एरियर था लास्ट 10 इयर्स का था सर, तो मुझे लग रहा है हर साल में उसको डिवाइड करके काटना चाहिए था, वन गो में ही क्यों काट लिया। और उसके बाद ये रिफंड जो था उसका, जो मैंने फाइल किया इसके लिए, तो रिफंड जो है 3,90,000 के आसपास का रिफंड, वो तो आज तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अभी भी रिटर्न नहीं मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पहली बात तो ये काटा क्यों गया, एक बार में वन गो में क्यों काटना सही था सर? देखिए, जब उसको काटा जाता है एरियर्स को लक्ष्मण, तो वो जब एरियर्स मिलते हैं वो एक साथ काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं मैं उसको कारण बताता हूं। क्योंकि एक आयकर में अधिनियम है 89(1), उसको 89(1) हम कहते हैं। तो 89(1) के अंतर्गत आपको रिलीफ दिया जाता है एरियर्स का। तो अगर आपको एरियर एक साथ मिल भी गया है तो आप अपने रिटर्न फाइल करते टाइम 89(1) का रिलीफ लें। वो रिलीफ किस प्रकार दिया जाता है, मैं फॉर्मूले को लक्ष्मण संक्षिप्त में बता देता हूं कि उस साल का जो एरियर मिला है, करंट ईयर की इनकम में हायर टैक्स होता है, उस साल की इनकम में लोअर टैक्स होता है। तो इन दोनों को घटा के आपको रिलीफ मिल जाता है। तो अगर हो भी गया है तो आप 89(1) के अंतर्गत रिलीफ लीजिए, रिलीफ लेके आप फाइल कीजिए और आपका बाकायदा रिफंड आ जाएगा। पैसा आपका कहीं नहीं गया, ये मैं मानता हूं कि पैसा थोड़ा कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो गया है, पर जैसे ही आप फाइल करके 89(1) का रिबेट लेंगे, पैसा आपका रिफंड के रूप में वापस आ जाएगा। और लक्ष्मण, मैं तो मानता हूं कि इतने सारे एरियर्स आए तो उसकी खुशी, कुछ पार्टी वार्टी लड्डू वड्डू बनता है। और वो परेशान है, हाँ, वो एक ही बार नहीं, वो हमने तो देखिए उनकी परेशानी भी दूर कर दी, पर इतना बड़ा एरियर मिला तो कहीं खुशी भी तो थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि उनके साथ बांट लेते। पर अब आपको डबल खुशी होगी क्योंकि रिफंड भी आएगा। रिफंड भी आ गया, इसलिए टेंशन मत रहिए। आप आवाज से बड़ा मायूस दिख रहे थे कि एक ही बार में पैसे काट लिए, क्या करना है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गुप्ता जी, और ना रिफंड तो बताइएगा, हम लोग हैं ही आपके साथ। चलते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड, जहां से तुलसीदास खुराना जी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। खुराना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। खुराना साहब नहीं कहूँ, आपका नाम तुलसीदास कहूँ, तुलसीदास ज्यादा अच्छा। बहुत ही मैं इम्प्रेस्ड हूँ इनके नाम से जी। बताएं तुलसीदास जी, क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल यह है कि पार्टनरशिप में कार अगर पार्टनर के नाम है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं कार एक्सपेंसेस के, तो उसका बेस्ट वे क्या है क्लेम करने का? चलिए तुलसीदास जी, अगर पार्टनर के नाम कार है तो ऐसे में होता क्या है लक्ष्मण, के कार का डबल यूज होता है। यानी कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी होता है, पर्सनल पर्पस। यहीं से तुलसीदास जी का सवाल भी निकल के आ रहा है। कोई आप घर के लिए भी चला रहे हैं, ऑफिस के लिए भी चला रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना, गाड़ी ले गए रास्ते में काम करते हुए जरा बच्चे को पिक कर लाना या वाइफ को ड्रॉप कर दीजिएगा शॉपिंग के लिए, उसको लेके आ जाए, तो ये मिक्स्ड यूज होता है। तो अगर तो आप एक्सक्लूसिव यूज कर रहे हैं तुलसीदास जी कंपनी के लिए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप पर किलोमीटर के हिसाब से या पेट्रोल डीजल जो भी डलवाते हैं प्लस कार का रिपेयर, आप उसको सीधा सीधा कंपनी के खर्चों में डाल सकते हैं। और अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो पर्सनल यूज में फिर वो आपकी, और खर्चा उसका आपकी पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तो फिर ऐसे में ये या तो ड्राइंग मानी जाएगी आपकी पार्टनरशिप। जैसे आप उसमें से निकालते हैं अपना प्रॉफिट, तो उस पर आजकल तो आपको पता होगा टीडीएस भी है 10%, तो वो होगा। और मान लीजिए आप सैलरी पर काम करते हैं, यानी कि आप पार्टनरशिप फर्म से सैलरी लेते हैं, तो फिर ये आपके सैलरी के पर्क्स में गिना जाएगा। पर्क्स वो खर्चा होता है जो आप कंपनी आपने करना होता है, पर कंपनी यानी कि पार्टनरशिप फर्म आपके लिए कर देते हो। अगर ये मिक्स्ड है, जैसा मैंने लक्ष्मण को कहा कि रास्ते में ये भी करते जाना, वो भी करते जाना, कुछ ऑफिस का काम हो गया, कुछ घर का हो गया, तो फिर इसमें आपको कुछ एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा कि 30% ऑफिस का, 70% घर का, या वाइस वर्सा 70% ऑफिस का, 30% घर का, या 50-50। तो वो जो बाकी का हिस्सा है ऑफिस का, ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा कंपनी के, और बाकी का हिस्सा आपके पर्क या आपकी ड्राइंग माना जाएगा। तुलसीदास जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, पर क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको बेहतरी से कैलकुलेट कर पाएंगे।
लेकिन जैसा कि नाम है तुलसीदास जी, वैसे ही ईमानदारी भी है टैक्स पेयर में, मतलब एक एक चीज जानना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, और नहीं तो जनरली क्या होता है, आपने बहुत काम की बात करी, जनरली क्या होता है वो कहते हैं भाई क्या हो गया, पर्सनल है, कम फर्म का तो है, सारा का सारा फर्म में डाल दे। पर बहुत मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं, मैं लक्ष्मण की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आप बहुत ईमानदारी से, वरना देखिए आयकर वाले आपकी गाड़ी का पीछा थोड़े ना कर रहे हैं कि आपने बच्चों को स्कूल से उठाया या आप किसी कंपनी की मीटिंग में गए। बहुत ईमानदारी की बात। बिल्कुल। तो तुलसीदास जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, अभी एक और इसका क्वेश्चन है मेरा। हाँ। क्या पर किलोमीटर फिक्स रेट पे भी चार्ज कर सकते हैं जितने किलोमीटर ऑफिस यूज हुआ? कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको लॉग बुक रखनी पड़ेगी। एक गाड़ी में लॉग बुक होती है कि कितने किलोमीटर आपने ऑफिशियल यूज किया, कितने किलोमीटर आपने पर्सनल यूज किया। कर सकते हैं आप, पर किलोमीटर फिक्स कर सकते हैं। उसमें गाड़ी का पेट्रोल डीजल प्लस गाड़ी की मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के किलोमीटर रेट आप निकाल सकते हैं। वो रीजनेबल होना चाहिए, मार्केट रेट्स के हिसाब से होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तो ये है कि मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, तो ये एक सलाह है शरद कोहली साहब के साथ की तरफ से। आपको कोई अब कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, कोई होगा तो बताइएगा। वैसे है कॉम्प्लिकेटेड मामला, मुझे लगता है ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, वही मैंने कहा, क्योंकि खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता लग जाता है। आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बताइए कितनी दफे ऐसा होता है, ऑफिस के काम से भी गए, घर में पत्नी को भी पिकअप किया, बच्चे को ड्रॉप किया। मैं इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से कर रहा हूँ। अब नियम में अगर वो पर्सनल अलाउ कर देते हैं, लोग क्या करेंगे, सारा पर्सनल इस्तेमाल ऑफिस में डाल देंगे। ये भी तो दिक्कत नहीं, तो डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है ना कि पर्सनल है, जो इस्तेमाल करता है लक्ष्मण उसको पता हो, लेकिन बीइंग अ टैक्स पेयर अथॉरिटी आप कैसे पता लगाएंगे ये जितना? हाँ, मतलब उसको वेरीफाई कर पाना। अब इतना देखिए, कुछ तो विश्वास पे, हाँ, विश्वास पे, ये विश्वास पे चलना चाहिए। इन सब चीजों को वेरीफाई कर पाना, वेरीफाई करने का कॉस्ट जो कंप्लायंस कॉस्ट, मैंने तो खुद ही कहा कि आपके पीछे पीछे आयकर की गाड़ी थोड़ी ना चल रही है। एक जो है बता दूं, ऐसे चर्चा चली तो, हालांकि हम लोग टैक्स गुरु में एक नीति आयोग ने एक पेपर निकाला है, उसमें बताया कि आप जो भी कानून बना रहे हैं उसको ये भी देखिए कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट कितना है। जी, ऐसा जितना रिकवर है उससे ज्यादा कॉस्ट ही हमको इम्प्लीमेंट करने का, ऐसी चीजों को छोड़ दिया करिए। तो यहाँ भी ये चीज़ लागू होती है। खैर, धीरे धीरे चल के चीज़ें सरल हो रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब चलते हैं एक सवाल, तो अब से अच्छा है कि एक चीज़ ले लेते हैं जो टैक्स पेयर्स को जाना बहुत ज़रूरी है, वो है कैपिटल गेंस। दरअसल कैपिटल गेंस के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लाई है, वो सारा डिजिटल स्कीम है। बहुत पुरानी स्कीम थी, अब सरकार ने 2025 से स्कीम लाई है। और ये स्कीम क्या, पहले ये समझा दिए, फिर टैक्स पेयर्स के लिए पूछा जाए क्या है उसके लिए मायने। 37 साल पुरानी ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सी गैस हम कई दफे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आप अगर रिटर्न फाइल करने तक सेक्शन 54 या 54F की बेनिफिट नहीं ले पाते हैं तो आप एक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा जमा करके आपका 54F रिटर्न फाइल करने से पहले मान लिया जाएगा। अभी तक ये सरकारी बैंक खाली ये सुविधा देते थे। एक पासबुक मिलती थी पुराने स्टाइल की, पासबुक में बाकायदा एंट्री की जाती थी, आपने इतना पैसा जमा कराया, और केवल शेड्यूल्ड बैंक, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक थे। अब 19 प्राइवेट बैंक आ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जमाना बैंकिंग का बदल गया। RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब UPI, इन सब माध्यमों से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर्म A और C जो होता था जमा खुलवाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, वो वैसे का वैसा है। सुविधाजनक हो गया, तो सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिकली। और 2027 से तो ये भी होगा लक्ष्मण, इस अकाउंट को बंद करवाना बड़ा मुसीबत होता था, क्योंकि अकाउंट बंद करवाने का मतलब आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन को वो करते हैं। तो इसलिए जो है आप पहली अप्रैल 2027 से आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको बंद भी करा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम। तो अगर टैक्स पेयर जानना चाहे कि प्लानिंग में कोई इससे फर्क पड़ेगा? प्लानिंग में यही फर्क पड़ेगा कि अब प्रक्रिया आसान हो गई। प्रक्रिया आसान, पहले कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे सवाल आते थे, मैनुअल होती थी पहले। जी, तो ये है, तो ये नई स्कीम का फायदा उठाइएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब चूंकि डिजिटल है सारा कुछ, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जानना बेहद जरूरी है अगर कैपिटल गेन्स स्कीम में कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो। कोहली साहब, शो का समय खत्म होगा, वैसे बहुत सारी चर्चा आपसे करनी थी टैक्स से जुड़ी, लेकिन समय शो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और जब सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर भेजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर रहने से क्या होता है फायदा कि ऐसे ही सीधा आपकी बात मैं टैक्स गुरु से करवा देता हूँ, और आपके मन में कोई भी दुविधा होती है तो हाथ के हाथ वहीं दूर करवा देता हूँ। तो नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल ID tax@moneycontrol.com याद रखिए। और फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।